जय हिंद साथियों, मैं आनंद चौहान आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो रहेगा आप लोगों के लिए सबसे खास और सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आज हम आप लोगों के लिए एसएससी जीडी 2025 की आरडब्ल्यूए रोजगार विद अंकित भाटी सर की न्यू बुक का जो सॉल्यूशन आपका काफी समय से चल रहा था, आज उसकी दोस्तों ये अंतिम क्लास होने वाली है स्पेशल सामान्य ज्ञान सब्जेक्ट के लिए। क्योंकि ये दोस्तों जो सामान्य ज्ञान की आप जो बुक देख पा रहे हैं, ये रोजगार विद अंकित भाटी सर की बुक का कंप्लीट सॉल्यूशन चल रहा था, जिसमें दोस्तों हम आपको पेज बाय पेज बुक का कंप्लीट सॉल्यूशन करा रहे थे। तो आज इसकी दोस्तों आप लोगों के लिए अंतिम क्लास है, और इसके बाद आज से दोस्तों ये चैप्टर आपका जो है स्टैटिक जीके का विविध का पूरा कंप्लीट होने वाला है। ठीक है, और आज ही ये बुक आपकी पूरी तरीके से 100% कंप्लीट हो जाएगी। और इसके बाद आप लोगों के लिए जो भी आप लोग बताएंगे, यदि आप लोग इसका प्रैक्टिस सेट करना चाहेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, जैसा आप लोग बताएंगे वैसे ही दोस्तों आगे की क्लासेस कंटिन्यू रखेंगे। तो आज ये दोस्तों इसकी अंतिम क्लास है, और आज से ये बुक आपकी पूरी तरीके से 100% कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, और इसके बाद अब आपकी रीजनिंग भी कंप्लीट होने वाली है, और रीजनिंग के बाद हिंदी भी, क्योंकि हिंदी भी आपकी लगभग कंप्लीट ही हो गई है। अंतिम चैप्टर चल रहा है आपाठित गद्यांश का, वो भी कंप्लीट हो जाएगा, और रीजनिंग भी बची मैथ, तो वो मैथ को भी हम कंप्लीट करवा देंगे जल्द से जल्द। ठीक है भाई, तो चलिएगा दोस्तों, सभी लोग क्लास में आ जाएंगे, और वीडियो को भाई शेयर कर दो अपने हर एक फ्रेंड के साथ में। आज सभी लोग अपने हर एक फ्रेंड के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, क्योंकि आज अंतिम क्लास हो रही है, तो अंतिम क्लास में आप लोगों का रिस्पॉन्स बहुत ही अच्छा मिलना चाहिए। ठीक है भाई, तो वहीं से हम स्टार्ट करेंगे जहां से हमने अपने पिछली क्लास को ऑफ किया था। और स्टैटिक जीके की हमारी 9 वीडियो हो चुकी हैं। 9 वीडियो आप लोगों ने यदि नहीं देखी हैं तो भाई प्लेलिस्ट में चले जाओ तुरंत और जाके वीडियो को देख लेना बारी बारी से। आज ये दोस्तों इसकी 10वीं वीडियो है, जो कि लास्ट वीडियो रहेगी इस बुक की। और आज के बाद आपकी जीके जीएस कंप्लीट कोर्स होने वाला है प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चंस पर। ठीक है, और बाकी आप लोग इसकी भी समय समय पर रिवीजन भी करते रहिएगा, और अपनी तैयारी को जैसे भी कर रहे हो वैसे कंटिन्यू बनाए रखेंगे। तो चलिएगा दोस्तों, हम बिना टाइम वेस्ट के अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। इससे जो पहले दोस्तों हमारी जो क्लास हुई थी, उसमें हमने आपको यूनेस्को, भारत के यूनेस्को हेरिटेज साइट्स के बारे में बताया था, और भारत के प्रमुख आपके जो बंदरगाह के बारे में थी, जो उसकी चर्चा तो आज हम करेंगे। ठीक है, और जो भारत के आपके प्रमुख ग्लेशियर हैं, इनकी भी चर्चा दोस्तों हम पिछली क्लास में कर चुके हैं। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं भाई, भारत के प्रमुख बंदरगाह और जलमार्ग के बारे में। बंदरगाह और जलमार्ग के बारे में पढ़ेंगे, भारत के जो भी प्रमुख रहे हैं, कि कौन सा बंदरगाह आपके किस राज्य में स्थित है। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो को स्किप मत करना, शुरू से लेकर एंड तक जुड़े रहिएगा, आपको सब कुछ याद हो जाएगा। बस आप लोग शुरू से लेकर एंड तक क्लास में कंटिन्यू जुड़े रहें। ठीक है भाई, तो चलिएगा दोस्तों, भारत के 200 छोटे बंदरगाहों में से कुछ प्रमुख बंदरगाहें हैं, जिनकी स्थिति जो है वो आपको कुछ इस प्रकार से दी गई है। दोस्तों, यदि भारत में आपके छोटे बंदरगाहों की बात करता हूं, तो लगभग आपके 200 बंदरगाहें हैं जो कि भारत में है। लेकिन उनमें से कुछ प्रमुख हैं जो कि एग्जामिनर बहुत एग्जाम में पूछता है। उन सभी बंदरगाहों पर आज हम चर्चा करेंगे कि कौन सा बंदरगाह आपका किस राज्य में अवस्थित है। तो सबसे पहला बंदरगाह है आपका रत्नागिरी बंदरगाह। ये इंपॉर्टेंट है, लगा लेंगे। जो मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा उसको कॉपी में नोट करते चलना है। रत्नागिरी बंदरगाह आपके किस राज्य में स्थित है, तो आप कहोगे सर ये महाराष्ट्र में स्थित है। कहां पर है भाई, आप कहोगे सर ये महाराष्ट्र में स्थित है। द्वारका, तो द्वारका तो भाई डूब गई थी भाई भगवान श्री कृष्ण की, जो कि गुजरात में थी। तो द्वारका बंदरगाह भी आपका बना हुआ है। तो द्वारका तो सभी को पता होगा कहां पर है भाई, गुजरात में। तो द्वारका बंदरगाह कहां पर है, गुजरात में। मांडवी बंदरगाह, तो मांडवी बंदरगाह भैया ये याद रखना, तो ये आपका कहां पर है, गुजरात में है। पोरबंदर, तो भाई नाम सुना होगा भाई, पोरबंदर बंदरगाह कहां पर है, ये गुजरात में, सभी को पता होगा, इंपॉर्टेंट है, लगा लेना। ओखा बंदरगाह है, ये भी आपका कहां पर है भाई, आप कहोगे सर ये गुजरात में है। जिस पर भी स्टार पॉइंट में बना रहा हूं उसको नोट करते चलना है। ओखा बंदरगाह आपके किस राज्य में स्थित है, तो क्या कहोगे, गुजरात में स्थित है। भावनगर, तो भाई भावनगर एक शहर भी है और एक बंदरगाह भी है, जो कि आपके गुजरात में स्थित है। इसके बाद आता है दोस्तों आपका कासरगोड और कोझीकोड। भाई देखो, गोड और कोड दोनों में सेम वॉइस आ रही है। और कोझीकोड बंदरगाह को ही हम दोस्तों क्या बोलते हैं, कालीकट बंदरगाह। क्या बोलते हैं, कालीकट बंदरगाह के नाम से कोझीकोड बंदरगाह को जाना जाता है। और ये आपके दोनों कहां पर है, तो क्या कहोगे सर, केरल में स्थित है। कहां पर है भाई, केरल में। इसके बाद आता है आपका कराईकल बंदरगाह। कराईकल जो बंदरगाह है ये कहां पर है, तो ये आपका पुडुचेरी बोल दो या फिर पांडिचेरी। क्या कहेंगे, ये पांडिचेरी में स्थित है।
जैसे आपका विशाखापट्टनम है वैसे ही आपका मछलीपट्टनम है, सेम वॉइस आ रही है, पट्टनम है दोनों में। और ये है कहाँ पे, एपी यानी कि आंध्र प्रदेश। क्या कहोगे सर, आप कहोगे ये एपी में आता है, आंध्र प्रदेश हो जाएगा भाई। मछलीपट्टनम बंदरगाह कहाँ पर है, ये आपके आंध्र प्रदेश में है। और नागपट्टनम कहाँ पर है भाई, ये देखो आपके दक्षिण भारत में चले जाते हैं तो ये आपके तमिलनाडु। आंध्र प्रदेश भी आपका दक्षिण भारत है और तमिलनाडु भी। और ये नागपट्टनम बंदरगाह ये आपका कहाँ पर, ये तमिलनाडु में स्थित है। ये दोनों आपको यहाँ से याद रखने हैं, ठीक है। ये पांडिचेरी वाला भी, कालीकट तो मान लो इम्पोर्टेंट है ही, सभी को पता होगा। तो ये है कुछ प्रमुख बंदरगाह। तुम ये आपको भाई 200 बंदरगाह नहीं पढ़ने, जो इसमें दिए गए बस इनको पढ़ लेना है, इससे बाहर नहीं जाएगा। इसके बाद आते हैं भारत के जलमार्ग। ये भाई जलमार्ग जो संख्या है और ये आपके कहाँ से कहाँ तक है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इनको भी थोड़ा सा एक नज़र आप देख लेना है। जैसे कि राष्ट्रीय जलमार्ग आता है आपका राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 जो कि प्रयागराज से हल्दिया तक है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 जो है ये आपके सादिया से धुबरी यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी पर है। राष्ट्रीय जलमार्ग 3 आपका कोल्लम से कोट्टुपुरम है। कहाँ है भाई, कोल्लम से कोट्टुपुरम है। राष्ट्रीय जलमार्ग 4 जो है आपका ये काकीनाडा से मरक्कान तक है। कहाँ तक है, मरक्कानतम तक। और राष्ट्रीय जलमार्ग 5 है ये आपके तलचर से धामरा है। और राष्ट्रीय जलमार्ग 6 है ये लखीपुर से भांगा तक है, ठीक है भाई। इनको भाई थोड़ा सा देख लेना, एग्जाम में पूछा जा सकता है। आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। अब यहाँ से आपके स्टार्ट होते हैं दोस्तों भारत के प्रमुख हवाई अड्डे। भाई छोटे छोटे पॉइंट हैं लेकिन उतने ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है। अब हम पढ़ेंगे दोस्तों भारत के कौन से ऐसे प्रमुख हवाई अड्डे हैं जो कि आपके किस भारतीय शहर में या किस भारतीय राज्य में स्थित हैं। शहर भी जानेंगे, राज्य भी, कभी कभी एग्जामिनर शहर भी दे देता है, राज्य भी दे देता है। तो पहला तो आपका है राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, इंपॉर्टेंट लगा लेंगे। ये आपके तेलंगाना हैदराबाद में स्थित है। हैदराबाद की राजधानी तेलंगाना है, तो ये तेलंगाना में स्थित है। श्री गुरु रामदास, तो भाई सुनने में ही आ रहा है भाई, सिखों के गुरु की बात हो रही तो अमृतसर पंजाब चले जाएंगे। तो क्या कहोगे सर, श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अमृतसर पंजाब में है। बोलो हाँ या ना, ये तो भाई ट्रिक से ही याद हो गया, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद आता है भाई लोकप्रिय गोपीनाथ बारदालोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। यह आपका कहाँ पर है, तो ये असम के गुवाहाटी में स्थित है, गुवाहाटी शहर में स्थित है। बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये कहाँ पर है, तो आपको सर ये भुवनेश्वर उड़ीसा में पड़ता है, तो वहीं पर स्थित है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, इंपॉर्टेंट लगा लेना भाई, सभी को पता होगा ये नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ पर भाई, आपको सर ये तो नई दिल्ली में स्थित हो जाएगा, क्लियर। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाएंगे वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। इसको भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लेना, ये आपके पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो आपकी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की जो मूर्ति बनी हुई है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल की है, जो कि अहमदाबाद गुजरात में ही बनी हुई है। तो इसको भी इंपॉर्टेंट लगा लेना, क्योंकि इन्हीं के नाम से सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी गुजरात में बना हुआ है। इसके बाद आता है आपका दोस्तों कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आपका बेंगलुरु कर्नाटक में पड़ता है। कोचीन से कोची, कोचीन टू कोच्चि, भाई सुनने में सेम वॉइस आ रही है, तो केरल में हो जाएगा। कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, कोच्चि केरल में है। कालीकट बंदरगाह को मैंने अभी आपको बताया था कि कालीकट बंदरगाह को हम कोझीकोड बंदरगाह के नाम से भी जानते हैं। और कोझीकोड हम क्यों कहते हैं, क्योंकि ये कोझीकोड शहर है जो कि केरल में स्थित है और ये वहीं पर स्थित है, इसलिए हम इस कालीकट बंदरगाह को कोझीकोड बंदरगाह के नाम से भी जानते हैं। याद रखना भाई, क्योंकि ये एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी बना हुआ है, कालीकट कोझीकोड, और एक ये आपका बंदरगाह भी है और ये एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी है। अभी जस्ट मैंने आपको बंदरगाह में बताया था, तो इसको दोस्तों थोड़ा सा वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना, आपके एग्जाम के लिए बंदरगाह पूछ सकता है, हवाई अड्डा भी पूछ सकता है। त्रिवेंद्रम यानी कि तिरुवनंतपुरम, भाई इसमें तो कुछ भी नहीं बचा हुआ है, बड़े ही आसानी से पहचान लिया, केरल में स्थित है। छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, पता होना चाहिए भाई, ये मुंबई आपके महाराष्ट्र में स्थित हो जाएगा। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जयपुर तो भाई पता ही है, जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तो भाई जयपुर में ही होगा, राजस्थान। चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, भाई चेन्नई तमिलनाडु में ही होगा। ये तो भाई कुछ भी नहीं है, इनमें तो भाई सभी लोग कर लोगे देखते ही। वैसे ही आपका तिरुचिरापल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु में ही है। तो ये तो भाई तीनों सेम है, सेम उन्हीं के राज्यों के नाम से ही ये हवाई अड्डे बने हुए हैं, तो इनमें कुछ याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। चौधरी चरण सिंह, ये बहुत पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, ये आपके लखनऊ में स्थित है। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लखनऊ।
लाल बहादुर शास्त्री भी पूछ लिया जाता है, इसको भी इंपॉर्टेंट लगा लेना, ये आपके वाराणसी उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये भी बहुत पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट लगा लेना, ये कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। इसके बाद आता है कन्नूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, तो ये कन्नूर आपका केरल में ही पड़ता है, तो ये राज्य के शहर के नाम से ही बना हुआ है। सूरत हवाई अड्डा, सूरत गुजरात में ही है, तो भाई क्या कहोगे, सूरत के नाम से ही सूरत है, तो याद हो गया। अहल्याबाई होलकर एयरपोर्ट, इंपॉर्टेंट लगा लेना, ये आपके इंदौर में स्थित है, मध्य प्रदेश में हो जाएगा। डाबोलिम हवाई अड्डा, ये डाबोलिम एक शहर है जो कि गोवा का है, तो भाई इसको याद रख लो, डाबोलिम डाबोलिम में ही स्थित है, ये एक शहर के नाम पर ही इस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण किया गया था। चलिएगा भाई आगे चलते हैं, कुछ और भी आपके अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं, इन पर भी एक चर्चा कर लेते हैं। कोयम्बटूर, देखो कोयम्बटूर आपका तमिलनाडु में पड़ता है, तो ये कोयम्बटूर के नाम से ही एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, तो ये कोयम्बटूर तमिलनाडु में ही होगा। इसके बाद आता है आपका शेख उल आलम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, या हम इसको बोल दें श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, तो इसको भी शेख श्रीनगर के नाम से याद रख लो, और शेख उल आलम, ठीक है। एग्जामिनर है, पता नहीं कौन सा क्वेश्चन पूछ दे, तो कंफ्यूज नहीं होना, तो ये श्रीनगर जम्मू कश्मीर में ही है, तो वहीं पर स्थित है। इम्फाल मणिपुर की राजधानी है इम्फाल, तो इम्फाल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये मणिपुर में ही बना हुआ है। मदुरई वही तमिलनाडु में है, तो ये मदुरई के नाम से ही मदुरई बना हुआ है। बागडोगरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये सिलीगुड़ी पश्चिम बंगाल में स्थित है। मैंगलोर टू बंगलौर आप लोगों ने सुना होगा, तो वैसे ही मैंगलोर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, मैंगलोर आपका कर्नाटक में है, तो वहीं अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मैंगलोर के नाम से ही बना हुआ है। चंडीगढ़, जैसे आपका चेन्नई वाला है वैसे ही आपका चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा चंडीगढ़ में ही स्थित है। नासिक महाराष्ट्र में पड़ता है, तो नासिक हवाई अड्डा नासिक के ही नाम से बना हुआ है, नासिक महाराष्ट्र में स्थित है। स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट, ये आपका रायपुर पड़ता है, और छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है, रायपुर ही है, तो स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट आपका कहाँ पर होगा, छत्तीसगढ़ में होगा। मैंने आपको जितने हवाई अड्डे बताए हैं उनमें से लगभग आपको आधे हवाई अड्डे तो ऐसे ही याद हो गए होंगे, केवल पढ़ते ही, रटना भी नहीं पड़ा होगा, केवल आपने पढ़ा है, सुना है, और आपको वो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे याद हो गए। इसीलिए कहते हैं कि हमारी क्लास में शुरू से लेकर एंड तक बने रहोगे, तो मैं आपको आधे से जितना आप लोगों को वीडियो में देखा है उससे कई गुना ज़्यादा आप लोग यहाँ से याद करके जाओगे, सीख के जाओगे। महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट, वो आपका अगरतला त्रिपुरा में, आपने देखा तो इसमें काफ़ी ऐसे ऐसे क्वेश्चंस थे जो केवल सुना मैंने, देखा और याद हो गया, और आप इन्हें क्वेश्चनों को कभी भूलोगे भी नहीं। बस ये जब एक बार पढ़ा तब आपने इतना सीखा, जब इस क्लास को दोबारा से करोगे 1.5 गुनी स्पीड में, दोबारा से इसका रिवीजन करोगे, तो सोच लो कितना याद हो जाएगा, तब तो भाई बहुत कुछ याद हो जाएगा। अगला है पोक्योंग, भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में निर्मित पहला एयरपोर्ट था, जो कि भारत का 100वां एयरपोर्ट। अब देखो यहाँ से ये पॉइंट क्यों अलग करके दिया गया, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, तभी तो दिया है, तो एग्जामिनर है भाई, कभी भी कोई भी क्वेश्चन कर सकता है। यदि सपोज क्वेश्चन बने कि बताइएगा भारत का 100वां एयरपोर्ट कौन सा है, तो आप कहोगे सर पोक्योंग भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र का निर्मित पहला एयरपोर्ट था, तो आप बोलोगे पोक्योंग। क्या बोलेंगे भाई, पोक्योंग, ये भारत का 100वां एयरपोर्ट है जो कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्थित है। अब ये तो आपके गए थे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, अब यहाँ से आती हैं विश्व की अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवाएं। जैसे आपके इंडिया में चलता है एयर इंडिया, ऐसे ही देशों में चलते हैं आपके, जैसे लुफ्थांसा है, एयरवेज है आपका, ओलंपिक एयरवेज चलता है, ठीक है, बहुत सारे एयरवेज हैं, एयरलाइंस हैं जो कि आपकी चलती हैं। तो वो जो भी विश्व की अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवाओं के नाम हैं, उन कंपनियों के नाम हैं, और वो किस देश की हैं, तो इन पर चर्चा करेंगे, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन स्टैटिक्स जीके का है तो पूछा जाता है, तो स्टैटिक्स जीके आपके लिए भाई सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, ठीक है भाई। चलिएगा, तो सबसे पहले बढ़ते हैं एरोफ्लोट। एरोफ्लोट किस देश की विमान कंपनी का नाम है, तो आप कहो सर ये रूस की है। पैन अमेरिकन, तो भाई अमेरिकन जब इसमें लगा तो ये अमेरिकन है, तो अमेरिका की ही तो होगी, क्या भाई इंग्लैंड की थोड़ी होगी, तो जब अमेरिकन है तो अमेरिका की ही होगी, तो ये ट्रिक से याद कर लो। ओलंपिक कहाँ से शुरुआत हुए थे, यूनान के एथेंस शहर से ओलंपिक गेम्स की शुरुआत हुई थी, तो ओलंपिक एयरवेज जो है ये आपका ग्रीस यूनान में ही स्थित है, यूनान एथेंस। क्या बोलोगे, ओलंपिक गेम की शुरुआत कहाँ से हुई थी, यूनान से ही हुई थी, ये भी आपको पता होना चाहिए, और ओलंपिक एयरवेज भी यूनान में ही स्थित है, बोलो हाँ या ना। ये भी आपको याद हो गया, ये भी याद हो गया, बताओ कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक। इसके बाद आता है लुफ्थांसा, ये इंपॉर्टेंट लगा लेना मेरे भाई, लुफ्थांसा बहुत पूछा जाता है, ये जर्मनी की एयरलाइंस है भाई, विमान कंपनी है। गरुड़ एयरवेज भाई इंपॉर्टेंट है, लगा लेना, ये इंडोनेशिया की एक एयर कंपनी है। कोपा, कोपा पनामा चलता है, ये भी सभी को याद होगा भाई, कोपा कहाँ की है, पनामा की है। आइबेरिया कहाँ की है भाई, आइबेरिया, आइबेरिया आपकी स्पेन की है।
कैथी पैसिफिक एयरवेज, ये आपकी हांगकांग की है। एमिरेट्स, भाई देखो एमिरेट्स बहुत चलता है, आप लोगों ने रील्स वगैरह इंस्टाग्राम पे देखा होगा। एमिरेट्स की एयरलाइंस सर्च करके देखना तो भाई आपको दुबई की एयरलाइंस मिलेगी। ये एमिरेट्स जो चलती है, एमिरेट्स मतलब अमीरात्स, जिसको अमीरात भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संयुक्त अरब अमीरात किसको बोला जाता है? ये आपका दुबई चलता है ना। अमीरेट्स यानी अमीरात भी बोलते हैं इसको, तो अमीरात भी बोल देते हैं। तो ये दुबई में है ना। बाकू, आकू जैसे जितने भी शहर हैं ये आपके दुबई में पड़ते हैं। एयर एशिया, एशिया इज इक्वल टू मलेशिया, सेम वॉइस आ रही है। सिया, सिया नाम इसमें भी आ रहा है, सिया इसमें भी आ रहा है। लेशिया बोलेंगे तो एशिया निकल रहा है, एशिया है तो एशिया है ही, तो इसको ऐसे याद रख लो भाई, एशिया टू लेशिया। तो एयर एशिया मलेशिया। क्वांटांस एयरवेज, ये आपका ऑस्ट्रेलिया का है। क्वांटांस, क्वांटांस एयरवेज आपके किस देश की कंपनी का नाम है? तो आपको इस तरह ये विमान सेवा ऑस्ट्रेलिया की हो जाएगी। भारत में वायुदूत एयरलाइन 1981 में स्थापित किया गया था। तो यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है? जो पॉइंट आपके अलग से दे देता है ना कॉपी में, बुक में लिखकर, वो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होता है। क्वेश्चन आएगा कि बताएगा कि भारत में वायुदूत एयरलाइंस की शुरुआत कब की गई थी? तो आपको सर 1981 में इसकी स्थापना की गई थी। अब देखो आप लोगों ने जलमार्ग पढ़ लिए, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पढ़ लिए, देशों की विमान सेवाओं की कंपनियों के बारे में पढ़ लिए। अब हम पढ़ेंगे सड़क परिवहन के बारे में। ठीक है भाई, अब हम क्या पढ़ेंगे भाई? सड़क परिवहन के बारे में। अभी तक हमने दोस्तों जल में तैर लिया, हवा में उड़ भी लिया, अब थोड़ा सा चल फिर, अब क्या करेंगे? अब जमीन पे चलेंगे। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम सड़क पर चलेंगे। अब भाई देखो यहाँ पे पॉइंट दिया गया है कि भारत विश्व की सबसे बड़ी सड़क प्रणाली वाले देशों में से दूसरे स्थान पर है और अमेरिका का विश्व में प्रथम स्थान है। तो पहला पॉइंट तो आपके लिए यहाँ से निकल के आ गया। जो चीज़ प्रथम होती है ना भारत में विश्व में, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये चीज़ हमेशा याद रखो, प्रथम, पहला स्थान और दूसरा स्थान और अंतिम स्थान, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जैसे सड़क परिवहन की यदि मैं बात करता हूं, तो सड़क परिवहन में यदि आपके एग्जाम में क्वेश्चन बने कि बताएगा कि वह कौन सा देश है जो सड़क प्रणाली में सबसे प्रथम स्थान पर है, तो आप कहोगे सर अमेरिका। यदि दूसरे स्थान पर पूछेगा तो भारत का नाम बता देना है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि देश में कुल यातायात का कितने % भाग राष्ट्रीय राजमार्ग संपन्न कराता है? जो आपका राष्ट्रीय राजमार्ग जिसको नेशनल हाईवे बोलते हैं, तो ये यातायात का कितने % भाग संपन्न कराता है? तो आप कहोगे सर ये 40% भाग जो है ये संपन्न कराता है। कितना कराता है? 40% भाग संपन्न कराता है। भारत का सबसे लंबा नेशनल हाईवे जो बोला जाता है राष्ट्रीय राजमार्ग, ये मैं भारत की बात कर रहा हूँ, तो वो है आपका NH-27EW, नेशनल हाईवे 27EW है। और ये पोरबंदर गुजरात में स्थित है, जो कि कहाँ से आरंभ होकर सिलचर यानी कि असम से समाप्त होता है। गुजरात से आरंभ होता है और असम में समाप्त होता है। यह राष्ट्रीय राजमार्ग कुल 7 राज्यों से होकर गुजरता है, जो कि निम्नलिखित में से आपके दिए गए हैं। वो कौन कौन से ऐसे 7 राज्य हैं जो कि इस हाईवे से होकर गुजरते हैं? गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और असम। ये गुजरात से स्टार्ट होता है, असम तक जाता है। कहाँ से स्टार्ट होता है मेरे भाई? गुजरात से स्टार्ट होता है और ये असम तक जाता है। और इसके बीच में कुछ राज्य पड़ जाते हैं, तो वो राज्य आपके दिए गए, जैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल। बोलो हाँ या ना, बात समझ में आ गई? चलिएगा, ये कैसा है? ये भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, 27। चलिएगा, यहाँ तक की बात क्लियर हो गई हो तो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। यदि मैं इसकी कुल लंबाई की बात करता हूँ कि जो नेशनल हाईवे आपका 27EW है, इसकी कुल लंबाई कितनी है, तो लंबाई भी आपको याद रखनी है क्योंकि एग्जामिनर पूछ सकता है। तो आपको सर 4112 किलोमीटर इसकी लेंथ है। भारत के यदि मैं सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करूंगा तो राष्ट्रीय राजमार्ग 327B है, जिसकी कुल लंबाई 1.2 किलोमीटर है। यह पश्चिम बंगाल में अवस्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 और राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2, पहला और दूसरा, इनके सम्मिलित रूप में इसको हम ग्रैंड ट्रक रोड कहते हैं, जिसका श्रेय शेरशाह सूरी को जाता है। जीटी रोड का श्रेय किसे दिया गया था? शेरशाह सूरी को, जिसको ग्रैंड ट्रक रोड कहा जाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग का नियंत्रण जो होता है ये केंद्रीय लोक निर्माण विभाग, आप लोगों ने सुना होगा पीडब्ल्यूडी शब्द सभी ने सुना होगा, तो ये उसी के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग 15 जो है ये राजस्थान के मरुस्थल से होकर गुजरता है। और स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत भारत के 4 महानगर, जैसे कि आपका दिल्ली, ये बहुत बड़े महानगर है, दिल्ली है, मुंबई है, चेन्नई है, कोलकाता है, को राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH-44, NH-19, NH-48 और NH-16 से जोड़ना है। और ये क्वेश्चन आपके SSC GD 24 जनवरी 2023 की एग्जाम की शिफ्ट का आया हुआ क्वेश्चन है।
एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, NHAI आप लोगों ने हाईवे पर बोर्ड लिखा देखा होगा, नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नाम से। तो ये इसका फुल फॉर्म होता है, ये फुल फॉर्म याद रख लेना, जिसकी स्थापना 1988 में की गई थी। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित होगा। BRO का फुल फॉर्म क्या होता है? बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना इसकी 7 मई 1960 को हुई थी। इसको भी आप लोग इंपॉर्टेंट लगा लेना। ये छोटे छोटे इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है जो कि आपके सड़क परिवहन से संबंधित हैं, तो इनको भी याद रख लेना। यहाँ पर एक पॉइंट नोट करके दिया गया, तो ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट साबित होगा कि BRO रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। और PWD का स्तरीय कितने दिया था? 1854 में, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। कुछ प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग हैं जो कि 2022 से पहले आंकड़ों के अनुसार, 2022 से पहले, तो भाई स्टैटिक जी के 2022 से पहले भी पूछी जा सकती है, तो उनके जो भी आंकड़े रहे उन पर हम एक चर्चा करेंगे। जैसे कि नेशनल हाईवे 1 के बारे में बात करें, तो नेशनल हाईवे आपका J&K, जम्मू एंड कश्मीर से लद्दाख तक जाता है। नेशनल हाईवे 2 आपका है, ये डिब्रूगढ़ असम में पड़ता है, असम से तुईपांग यानी कि असम टू मिजोरम जाता है। नेशनल हाईवे 3 जो है ये आपके अटारी बॉर्डर, भारत पाकिस्तान का जो अटारी बॉर्डर है वहाँ से आपका लेह तक है। नेशनल हाईवे 4 आपका पोर्ट ब्लेयर, आपका चिड़िया टापू, अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर से स्थित है। नेशनल हाईवे आपका फिरोजपुर, पंजाब से हिमाचल प्रदेश। नेशनल हाईवे 6 आपका असम टू मिजोरम। नेशनल हाईवे आपका 7 फाजिल्का, भारत पाकिस्तान बॉर्डर, एक फाजिल्का, वहाँ से माना उत्तराखंड तक। और नेशनल हाईवे 8 करीमगंज, असम से भारत के बांग्ला बॉर्डर त्रिपुरा तक जाता है। और नेशनल हाईवे 19 का पुराना नाम क्या था? नेशनल हाईवे 2, जो कि दिल्ली से कलकत्ता है। नेशनल हाईवे 48 का पुराना नाम NH4 प्लस NH8 है, जिसको मिलाकर 4 × 8 मिलाकर 48 किया गया, और ये दिल्ली, मुंबई, चेन्नई तक है। नेशनल हाईवे 16 जिसका पुराना नाम था नेशनल हाईवे 5+6, और इसका जो कहाँ से कहाँ तक है? कलकत्ता टू चेन्नई। कहाँ से है? कलकत्ता टू चेन्नई। अब आती हैं दोस्तों भारत की गुप्तचर संस्थाओं के बारे में। जो भारत की प्रमुख गुप्तचर संस्थाएं हैं, जैसे कि भारत की जो गुप्तचर संस्थाएं उनको क्या कहा जाता है, रूस की गुप्तचर संस्था को क्या कहा जाता है, अमेरिका की गुप्तचर संस्था को क्या कहा जाता है। जैसे कि भारत की यदि मैं बात करता हूं, तो भारत में आता है आपका रॉ, जिसको बोला जाता है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। क्या बोलते हैं? रॉ। रॉ जो होते हैं ये आपकी एक गुप्तचर संस्था होती है। इंटेलिजेंस ब्यूरो जिसको बोलते हैं IB, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन जिसको CBI बोलते हैं, इंटेलिजेंस ब्यूरो आपकी IB होता है, NIA होता है, नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी। तो ये सभी क्या है? ये आपकी गुप्तचर संस्थाएं हैं। तो आप क्या कहोगे सर? भारत के जो गुप्तचर संस्थाएं जिसमें रॉ आता है, CBI है, IB है, NIA वगैरह। इसी प्रकार से जैसा अपने इंडिया में रॉ और CBI होते हैं, वैसे रूस में क्या होते हैं? KGB होते हैं, जिसको कोमितेत गोस्तुद्रस्तवेनोई बेजोपास्तनोस्ती कहते हैं। ये भाई एक रशियन भाषा है, ये उसी लैंग्वेज में बोला गया है। जैसे कि रूस के राष्ट्रपति कौन है? प्रधानमंत्री व्लादिमीर पुतिन है ना। तो व्लादिमीर जो पुतिन है, तो ये एक रूसी भाषा में जो इनकी शब्द है, जो कि उनकी लैंग्वेज है, वो KGB बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। और GRU भी एक उनकी एक गुप्तचर संस्था है। तो ये जो कोमितेत गोस्तुद्रस्तवेनोई बेजोपास्तनोस्ती है, ये आपकी रूस की ही एक भाषा है, उसी भाषा में ये लिखा गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करा तो भी FBI चलता है। जैसे अपने CBI चलता है, वैसे FBI, जिसको बोलते हैं फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। एक चलता है आपका CIA, जिसको सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी बोला जाता है। तो CIA और FBI CIA ये अभी अमेरिका की एक गुप्तचर संस्था है। फ्रांस में चलता है आपका DGSE। फ्रांस में क्या भी DGSE, इसका होता है डायरेक्टर जनरल डे ला सिक्योरिटी एक्सटीरियर। क्या होता है? एक्सटीरियर। ये DGSE जो है ये आपका फ्रांस का है दोस्तों, एक गुप्तचर संस्था। इजराइल को मोसाद कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट लगा लेना, ये एग्जाम का ही पूछा जा चुका है। इजराइल की गुप्तचर संस्था का नाम क्या है? मोसाद। चीन की है सेंट्रल एक्सटर्नल लेंजा डिपार्टमेंट। पाकिस्तान का ISI चलता है, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंसी। ISI कहते हैं ना भाई, ISI ने घुसपैठ की है, तो ISI वगैरह ये कहाँ के? पाकिस्तान के, सभी को पता होगा। ईरान का क्या है भाई? ईरान का चलता है सावाक, इंपॉर्टेंट लगा लेना इसको, ईरान का पूछ लिया जाता है। मिस्र की जो गुप्तचर संस्था, इसको मुखबरात कहते हैं। क्या बोलते हैं? मुखबरात बोलते हैं। यूनाइटेड किंगडम की MI होती है मिलिट्री इंटेलिजेंस 5 और 6। इराक की अल मुखबरात, देखो मिस्र की मुखबरात है और इराक की अल मुखबरात है, इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जा चुके हैं एग्जाम में, इसलिए मैं बता रहा हूँ। स्पेन की गुप्तचर संस्था का नाम है सीसिड यानी कि सेंट्रो सुपीरियर डी इंफॉर्मेशन डी ला डिफेंजा। जर्मनी की है दोस्तों BND, जिसको बोलते हैं, ये बताओ इतनी बड़ी मीनिंग है BND, इसका फुल फॉर्म आपको बताना है। इसका नाम है बुंदेसना क्रिस्ट क्रिस्ट डायनेस्ट, ठीक है भाई, बड़ी मीनिंग है इसकी।
बुंदेशना बंदेशना क्रिस्ट डेनिस्ट, ठीक है भाई। इसका नाम BND के नाम से है। इसकी बड़ी मीनिंग है तो आप इसको नाम से याद रख सकते हो, जिसमें बड़ा शब्द आपको लिखा मिल जाएगा तो वो जर्मनी की गुप्तचर हो जाएगी संस्था। जापान की पूछी जाती है, इंपॉर्टेंट लगा लेना, नाइचो। नाइचो कहाँ की गुप्तचर संस्था है? जापान की। कनाडा की है सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विसेज, ठीक है, सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विसेज SIS जिसको बोलते हैं। दक्षिण अफ्रीका की है ब्यूरो ऑफ स्टेट सिक्योरिटी। ऑस्ट्रेलिया की ऑस्ट्रेलियन के नाम से ही ऑस्ट्रेलियन सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन। तो ये कहाँ की? ऑस्ट्रेलिया की गुप्तचर संस्था है। तो ये तो हो गई आपकी गुप्तचर संस्थाएं। अब हम पढ़ते हैं भाई समाचार एजेंसी के बारे में कि कौन सी प्रमुख समाचार एजेंसियां हैं भारत की हैं, और भारत की कौन कौन सी हैं, रूस की हैं, चीन की, अमेरिका की, किन किन देशों की कौन कौन सी समाचार एजेंसियां हैं। जैसे कि PTI है, UNI है, यूनिवार्ता है, समाचार भारती है, इंडियन न्यूज सर्विसेज और हिंदुस्तान समाचार। ये कहाँ के? भारत के हैं। ये सभी भारत के ही हैं भाई, ठीक है। नोवास्ती तास, ये भाई रूस के हैं। कहाँ के? रूस के। सिन्हुआ सिन्हुआ न्यू चाइना न्यू एजेंसी, तो चाइना के नाम से है। और जिनमें झिंग सिन्हुआ, इस एक्स वाले जो वर्ड होते हैं ना, ये सभी चाइना से रिलेटेड होते हैं। किससे होते हैं? चाइना से। एसोसिएट प्रेस ऑफ अमेरिका, तो जब नाम अमेरिका है तो ये अमेरिका की ही समाचार एजेंसी होगी। यूनाइटेड प्रेस इंटरनेशनल, ये आपका यहीं का है, अमेरिका का, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट में चला जाता है ना संघ में, संयुक्त राज्य संघ में, तो ये अमेरिका है। इरना इरना इज इक्वल टू ईरान, सेम वॉइस आ रही तो इरना ईरान ही हो जाएगा। राइटर जो है आपका, ये द गार्डियन, डेली मेल, ये आपके कहाँ के? ये ब्रिटेन के हो जाएंगे। कहाँ के हैं? ब्रिटेन के। डाउन जो है, डाउन जो है ये आपका कहाँ का? भी पाकिस्तान। इसको ट्रिक से मैं याद बता दूं, डाउन, तो डाउन को बनाएंगे डॉन। भाई पाकिस्तान अपने आप को डॉन समझता है, पाकिस्तान जो है अपने आप को डॉन समझता है, तो ये डॉन क्या है? वो समाचार एजेंसी का नाम है पाकिस्तान की। तो ऐसे आप इस ट्रिक को याद रख सकते हो, ठीक है। चलिएगा आगे चलते हैं। आगे आती है दोस्तों अगली समाचार एजेंसी है मेना। मेना कहाँ की है? मिस्र की है, मिस्र की हो जाएगी। अंसा कहाँ की है समाचार एजेंसी? इटली की है। अरब न्यू एजेंसी, तो जो अरब नाम इसमें है तो अरब की ही होगी, ये सऊदी अरब। DPA कहाँ की है? तो आपको सर ये जर्मनी की है। एंजेले फ्रांस प्रेस, तो एंजेस फ्रांस प्रेस जो है ये फ्रांस की है, क्योंकि इसमें भी फ्रांस है, इसमें भी फ्रांस है। क्योडो जिजी किस देश की न्यूज कंपनी है? तो आपको सर ये जापान की है। अंतारा कहाँ की है? तो अंतारा इंडोनेशिया की है। अब ये AAP क्या भाई? इसको आम आदमी पार्टी मत समझ लेना, ये तो आप कहोगे सर ये AAP का फुल फॉर्म आम आदमी पार्टी है, तो ये AAP जो है ना, ये ऑस्ट्रेलिया की है, समाचार एजेंसी है। वाफा जो है ये आपकी फिलिस्तीन की है। ANP जो है ये आपकी नीदरलैंड्स की है। बरनामा ये आपकी मलेशिया की आपकी समाचार एजेंसी है। नान कहाँ की है भाई? नान नाइजीरिया की है। इतीम कहाँ की है? इतीम आपकी इजराइल की एक समाचार एजेंसी का नाम है, ठीक है। अब यहाँ से आते हैं प्रमुख दस्तावेज, जिसमें आपके रेड डाटा बुक, ग्रीन बुक, ब्लू बुक, ग्रे बुक, ऑरेंज बुक, येलो बुक, ये सब कुछ चलती हैं, ठीक है भाई। चलिएगा, तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि ब्लू बुक में किसका वर्णन किया गया। तो ब्रिटिश सरकार की रिपोर्ट किस में दी जाती है? ब्लू बुक में दी गई है। ग्रीन बुक में क्या है? इटली और ईरान की सरकारी रिपोर्ट के दस्तावेज शामिल हैं। वाइट बुक में पुर्तगाल, चीन और जर्मनी की सरकारी रिपोर्ट के दस्तावेज शामिल हैं। ऑरेंज बुक में क्या है? नीदरलैंड सरकार की रिपोर्टें हैं। येलो बुक में क्या है? तो ये येलो बुक में आपकी फ्रांस सरकार की सरकारी रिपोर्ट का वर्णन किया गया है। ग्रे बुक में बेल्जियम और जापान की सरकारी रिपोर्ट का वर्णन है। वाइट पेपर में ब्रिटेन और भारत सरकार की किसी विशेष विषय पर रिपोर्ट का उसमें बारे में बताया गया है। तो इनको भी पढ़ के जाना, क्योंकि ये आपके स्टैटिक जीके के छोटे छोटे पॉइंट हैं जिनके एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। अब आती हैं दोस्तों महत्वपूर्ण क्रांतियाँ। मुझे लगता है कि इस बार आपके क्रांतियों से संबंधित एक ना एक क्वेश्चन जरूर पूछ लिया जाएगा कि किस क्रांति के कौन जनक हैं और कौन सी क्रांति को क्या कहा जाता है और उन क्रांतियों के संस्थापक कौन है, ठीक है, ये पूछा जा सकता है। जैसे कि श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो श्वेत क्रांति का संबंध भाई स्वेद, दूध कैसा होता है? स्वेद, यानी सफ़ेद होता है, तो दुग्ध उत्पादन से हो जाएगा। और श्वेत क्रांति के यदि मैं जनक की बात करता हूँ तो इनके जनक याद रख लेना, वर्गीस कुरियन। कौन है भाई? वर्गीस कुरियन है। दोनों इंपॉर्टेंट है, लगा लेना भाई। हरित क्रांति के वो पूछा जाता है किस क्षेत्र में? तो हरित क्रांति भाई खाद्यान्न है, उत्पादन से हो जाएगा, इंपॉर्टेंट लगा लेना इसको। गुलाबी क्रांति के जनक कौन है? तो आपको उसका दुर्गेश पटेल है। भाई देखो, गुलाबी क्रांति का जो मांस उत्पादन के लिए होता है, तो ये दुर्गेश पटेल है इसके जनक। नीली क्रांति के जो जनक हैं वो हैं आपके डॉक्टर अरुण कृष्णन एवं हीरालाल चौधरी।
रजत क्रांति के जनक कौन है? इंदिरा गांधी। इंपॉर्टेंट लगा लेना भाई, इनके जनक पढ़ लेना अच्छे से। प्रेरित प्रजनन के पिता कौन है? तो वो है प्रोफेसर हीरालाल चौधरी हैं। पीली क्रांति के जनक कौन है? तो सैम पित्रोदा हो जाएंगे। हाँ, पीली क्रांति के जनक कौन हो जाएंगे? तो आप क्या कहोगे सर? सैम पित्रोदा हो जाएंगे। ठीक है। स्वर्ण क्रांति के जनक कौन है? निरपक तूतेज हो जाएंगे। भूरी क्रांति के जनक यदि आपसे पूछा जाएगा तो वो है सीमेंट उत्पादन में, क्योंकि सीमेंट कैसी होती तो ग्रे कलर की है, उर्वरक में आ जाती है। सीमेंट उर्वरक है, उन उत्पादनों से आ जाती है। ठीक है। ऊन उत्पादन जो होता है ये भी भूरी क्रांति से जाता है। ये ऊन है, ठीक है, यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है, ऊन उत्पादन हो जाएगा। रजत क्रांति जो होती है ये अंडा उत्पादन से होता है। लाल क्रांति के जनक कौन है? विशाल तिवारी हैं। गुलाबी क्रांति के जनक कौन है? जो झींगा, गुलाबी क्रांति का जो संबंध है वो किससे? झींगा मछली के उत्पादन से। ठीक है। गुलाबी क्रांति को होती है किस मछली के उत्पादन से? झींगा मछली। आगे चलते हैं भाई। अभी आपकी बहुत सारी विभिन्न क्रांतियां हैं, उनके जनक हैं और कौन सी क्रांति किस क्षेत्र से संबंधित है ये भी आपको याद रखना है। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन यानी जिसको मछली के उत्पादन से बोला जाता है। काली क्रांति जो होती है आपके पेट्रोलियम प्रोडक्शन से है। सदाबहार क्रांति कृषि के समग्र विकास। भाई कहते हैं ना भाई हम तो सदाबहार हैं, सदाबहार यानी कि जो सब मौसम में चले, तो वो कृषि के समग्र विकास के लिए आ जाता है। पीली क्रांति, भाई पीली जो चीज़ पीली होगी जैसे कि तिलहन है, तेल है और उनके बीज हैं, जो खाद्य तेल, जो तेलीय पदार्थ होते हैं जैसे सरसों है, सूरजमुखी, ये कैसे होते हैं? पीले ही तो होते हैं, तो ये पीली क्रांति में आ जाते हैं। ग्रीन गोल्ड क्रांति, भाई ग्रीन गोल्ड एक चाय भी आती है, जो चाय पत्ती होती है वो आती है ग्रीन गोल्ड के नाम से, तो ये चाय उत्पादन से हो जाएगा। कृष्ण क्रांति ये आपके बायोडीजल उत्पादन से संबंधित है। लाल क्रांति टमाटर है, मांस उत्पादन में भी आ जाता है। सेफ्रॉन में मीन्स क्या होता है? केसर होता है, तो ये केसर उत्पादन के लिए होता है, जो कि जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा केसर उत्पादित किया जाता है। सुनहरी क्रांति, भाई फल कैसे हैं? सुनहरे हैं, तो सुनहरी क्रांति फल उत्पादन से है। मक्का क्रांति तो भाई मोटे अनाजों के उत्पादन से होती है। भाई मक्का कैसा होता है? मोटा होता है, भुट्टा। परामनी क्रांति जो होती है भिंडी उत्पादन से है। गोल क्रांति, आलू कैसा होता है? गोल मटोल होता है, तो ये आलू से संबंधित हो जाएगा गोल क्रांति। सिल्वर फाइबर, फाइबर भाई फाइबर ऐसे टू फैब्रिक बनता है, उसका प्रोसेस होता है, यार्न बनता है, धागा बनता है, फिर उसकी फिनिशिंग होती है, डाइंग होती है। ये सभी क्या है? ये सभी कपास से। भाई कपड़े किससे बनते हैं? कपास यानी रेशों से बनते हैं, फाइबर होता है। तो सिल्वर फाइबर ये क्या हो जाएगा? कपास क्रांति से। और कपास के लिए कौन सी मिट्टी जो उपजाऊ होती है? तो याद रखना वो होती है काली मिट्टी। ये भी पूछा जाता है, काली मिट्टी सबसे ज़्यादा इसके लिए जो होती है उपजाऊ होती है कपास की खेती के लिए। गोल्डन फाइबर क्रांति, भाई आप लोगों ने जूट के बोरे देखे होंगे। बोरे कैसे होते हैं? गोल्डन कलर के होते हैं, हल्के पिलछे पिलछे गोल्डन कलर टाइप में, इसीलिए इसको गोल्डन फाइबर भी बोला जाता है, तो ये जूट उत्पादन से हो जाएगा। हरित सोना क्रांति, भाई वो होता है आपका बांस उत्पादन से। स्वर्ण क्रांति, भाई शहद कैसा होता है? पीला होता है, बागवानी से हो जाएगा। शहद और बागवानी से संबंधित है स्वर्ण क्रांति। व्हाइट गोल्ड, तो भाई गोल्ड, भाई एक जो व्हाइट गोल्ड होता है वो होता है आपका कपास उत्पादन से, इसको हम तीसरी क्रांति के नाम से भी जानते हैं। अमृत क्रांति है ये आपकी नदी जोड़ो परियोजना से, इसको वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना। अमृत क्रांति का संबंध किससे है? नदी जोड़ो परियोजना से। धूसर है, सिलेटी है या ग्रे क्रांति बोल दे तो वो आपका सीमेंट से चला जाता है, सीमेंट उत्पादन में। आगे है अगला पॉइंट है कि सनराइज क्रांति किससे संबंधित है? सनराइज क्रांति सूर्योदय और क्रांति ये आपके इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के विकास से संबंधित हो जाएगी, क्योंकि जो सनराइज है सूर्योदय आप इसको सोलर लाइट से भी यदि हम डिनोट करेंगे तो भी ये इलेक्ट्रॉनिक में ही जाता है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के विकास के लिए है। गंगा क्रांति, भाई गंगा क्रांति क्या होता है? भाई भ्रष्टाचार के खिलाफ सदाचार पैदा करने के लिए है। सदाबहार क्रांति का संबंध किससे? तो ये जैव तकनीकी से हो जाएगा। स्लेटी ग्रे क्रांति आपका सीमेंट उत्पादन से भी है, साथ ही साथ उर्वरक के उत्पादन से। तो आपको सर ये रिपीटेड आ रही हैं और इसमें अलग अलग हैं, तो ये ऑप्शन पर डिपेंड करेगा, आपको दोनों पॉइंट याद होने चाहिए। खाकी क्रांति, भाई चमड़ा कैसा होता है? खाकी होता है, तो भाई खाकी क्रांति चमड़ा उत्पादन से लगाएंगे। भाई खाद्य श्रृंखला क्रांति ये आपके भारतीय कृषकों की 2020 तक की आमदनी को दोगुना करने से है। एनएच क्रांति जो है ये आपकी स्वर्णिम चतुर्भुज योजना से संबंधित है। प्रोटीन क्रांति के जनक कौन है? तो वो है आपके नरेंद्र मोदी और अरुण जेटली। ये भाई कौन है? ये प्रोटीन क्रांति के जनक हैं, याद रखना, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है 2025 के एग्जाम के लिए। इंद्रधनुषी क्रांति ये आपके संपूर्ण कृषि क्षेत्र के विकास के लिए है। खाद्यान्न श्रृंखला क्रांति आपके खाद्यान्न है, सब्जी फल हैं, इनको सड़ने से बचाने के लिए खाद्यान्न श्रृंखला क्रांति का यूज किया गया। मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से, भाई मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? वर्गीज कुरियन को जाना जाता है, इंपॉर्टेंट लगा लेना इसको। हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन है, ये भारत में है। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? MS स्वामीनाथन, इनका नाम याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई आपके एग्जाम के लिए। चलिएगा, उम्मीद करते हैं मेरे दोस्त आपको यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी।
आगे चलते हैं, अगला पॉइंट आता है आपके भारतीय धार्मिक सामाजिक एवं राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में कि कौन सी संस्था के संस्थापक कौन थे और इन्होंने इनकी स्थापना कब की थी। ये भी आपके लिए दोस्तों इंपॉर्टेंट साबित होंगी। जैसे कि यहाँ पे आता है आपका ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, राजा राम मोहन राय ने की थी। कब की थी, 1828 ईस्वी में की थी। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की थी। कब की थी, 1875 में। यदि आपको इनकी स्थापना वर्ष याद नहीं हो पाती है किसी कारणवश तो लेकिन इनके संस्थापक आपको 100% याद होने चाहिए और कोशिश कर लेना इनकी स्थापना वर्ष भी आपको याद हो जाए। ठीक है मेरे भाई, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। रामकृष्ण मिशन बहुत पूछा जाता है। 1897 में स्थापना हुई थी, स्वामी विवेकानंद ने इसकी स्थापना की थी और इसके जनक थे। प्रार्थना समाज के दोस्तों कौन है, तो वह है एम.जी. रानाडे और आत्माराम पांडुरंग। इनका नाम बहुत आता है एग्जाम में। 1867 में इसकी स्थापना हुई थी। ये एसएससी 2023 में आया हुआ है। वेद समाज के हैं आचार्य केशव चंद्र सेन, इनके संस्थापक हैं। 1864 में, 1800 ये मान के चलो 1900 में नहीं होगा कोई, सब 1800 के समथिंग होगी, बस उसी के अकॉर्डिंग आपको इसको याद रख लेना है। सत्य शोधक समाज के हैं ज्योतिबा फुले, इन्होंने 1873 में इसकी स्थापना की थी। एशियाटिक सोसाइटी मोस्ट इंपॉर्टेंट, भाई इनको सभी स्टार पॉइंट बना लो भाई, ये ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बचा होगा जो एग्जाम में ना आया हो आपके किसी भी अदर एग्जाम में। 1784 में विलियम जोन्स ने की थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी, भाई ये आपके मैडम ब्लोवात्स्की और कर्नल अल्कॉट हैं, जिसमें से ब्लोवात्स्की का नाम बहुत आता है। 1875 में दोस्तों इनकी स्थापना की थी। आत्मीय सभा के हैं राजा राम मोहन राय, 1815 ईस्वी में इसकी स्थापना की थी और जो किसके संस्थापक हैं। वेदांत कॉलेज के संस्थापक कौन है भाई, वेदांत कॉलेज के संस्थापक तो आप कहोगे राजा राम मोहन राय ही हैं और 1825 में इसकी स्थापना की थी। युवा बंगाल आंदोलन के जनक कौन है या संस्थापक कौन है, तो हेनरी लुई विवियन डेरोजियो और 1826 में इन्होंने इसकी स्थापना की थी। तत्वबोधिनी सभा, भाई तत्वबोधिनी सभा मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लेना मेरे भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसकी स्थापना 1839 में हुई थी और किसने की थी, देवेंद्र नाथ ठाकुर ने। ब्रिटिश सार्वजनिक सभा की स्थापना 1843 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने की थी। इनको हम वयोवृद्ध पुरुष के नाम से भी जानते हैं। परमहंस मंडली, इसकी स्थापना 1849 में दादोबा पांडुरंग, दुर्गा राम मेहता और उनके साथियों के समूह में मिलकर की थी। अलीगढ़ मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल, भाई ये तो सभी लोग जानते हैं, सर सैयद अहमद खान है, जिनको खान अब्दुल गफ्फार खान के नाम से जाना जाता है। खान अब्दुल गफ्फार खान, सर सैयद अहमद खान। 1875 में अलीगढ़ मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी। ईस्ट इंडिया कंपनी 1866 में इसकी स्थापना दादाभाई नौरोजी इसके संस्थापक रहे हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं, वो तो 1600 में आई थी ईस्ट इंडिया कंपनी। ये ईस्ट इंडिया एसोसिएशन है भाई, ठीक है, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। ईस्ट इंडिया कंपनी कब आई थी, वो 1600 में आई थी। आगे आता है अभी पूना सार्वजनिक सभा, ये 1870 में इसके संस्थापक थे एम.जी. रानाडे। फॉरवर्ड ब्लॉक सभी लोग जानते हैं, सुभाष चंद्र बोस ने इसकी स्थापना की थी 1939 में। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र नाथ बनर्जी के नेतृत्व में हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक सर ह्यूम 1885, सभी को याद होगा भाई, इंपॉर्टेंट है। शारदा सदन की स्थापना 1889 में रमाबाई ने की थी। अभिनव भारत संस्था की स्थापना 1904 में विनायक दामोदर सावरकर के नेतृत्व में हुई थी, जो कि इनके संस्थापक रहे हैं। क्लियर, चलिएगा अब यहाँ से चलते हैं, आपके कुछ और पॉइंट्स हैं, जैसे कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। यह आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी, जो कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी, आगा खां और सलीमुल्लाह खां के नेतृत्व में। हिंदू महासभा की स्थापना 1915 में मदन मोहन मालवीय के द्वारा की गई थी और विश्व भारती की स्थापना 1921 में रविंद्रनाथ ठाकुर ने की थी, जो कि इसके संस्थापक हैं। होम रूल लीग की संस्थापक बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट थी। 1916 में इसकी स्थापना हुई है। गदर पार्टी के भी नेता हुए हैं लाला हरदयाल और काशीराम रहे हैं, ये 1913 में इन्होंने गदर पार्टी की स्थापना की। स्वराज पार्टी मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने मिलकर की थी 1923 में। और खिलाफत आंदोलन की शुरुआत अली बंधु ने की थी, ये 1919 में हुआ था और 13 अप्रैल 1919 को ही जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ था और अली बंधु ने खलीफत आंदोलन की स्थापना की थी। ये इसको इंपॉर्टेंट लगा लेना भाई, अली बंधु का संबंध किस आंदोलन से, ये भी ऐसा ही क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो अली बंधु का संबंध किस आंदोलन से, तो आप कहोगे सर खिलाफत आंदोलन से हो जाएगा। ठीक है भाई, उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी। तो आगे बढ़ते हैं, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख वचन एवं नारे के बारे में पढ़ते हैं कि कौन से वचन और नारे किसने दिए थे। ठीक है, जैसे कि जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, सभी को आता होगा, यह हमारा भारत का राष्ट्रीय गान है, जो कि
रविंद्रनाथ टैगोर ने दोस्तों इसको लिखा था। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये मोहम्मद इकबाल का है, सभी को पता होगा। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। ये जितने भी नारे मैं आपको बता रहा हूँ एक बार पढ़ लेना, याद तो आप सभी को अच्छी बात है, लेकिन एक बार फिर से पढ़ लेना, तो इससे क्या है कि आपका रिवीजन अच्छे से हो जाएगा और यहाँ से भी क्वेश्चन कभी कभार एग्जामिनर पूछ लेता है। इंकलाब जिंदाबाद ये नारा किसने दिया था? तो आप कहोगे सर ये नारा भगत सिंह ने दिया था। जय हिंद सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस का ये नारा है। दिल्ली चलो आंदोलन किसने छेड़ा था? भाई सुभाष चंद्र बोस ने इसका नारा दिया था। करो या मरो का नारा किसने दिया था? हे राम किसने कहा था? भारत छोड़ो आंदोलन ये महात्मा गांधी ने ही ये नारे दिए थे। साइमन कमीशन वापस जाओ, जिसके समय लाला लाजपत राय पर लाठियां चार्ज की गई थी, जिससे उनकी मौत हो गई थी लाला लाजपत राय की। तो जो है साइमन कमीशन का विरोध किसने किया था? लाला लाजपत राय ने। तो ये नारा उन्हीं ने दिया था। वेदों की ओर लौट जाओ, ये बहुत पूछा जाता है, दयानंद सरस्वती ने दोस्तों इसका नारा दिया था। जय जवान जय किसान जो कि 1965 में भारत पाक युद्ध हुआ था, उसके समय दोस्तों ये नारा लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। वंदे मातरम ये भाई पता होगा, बंकिम चंद्र चटर्जी ने दोस्तों ये नारा दिया था। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, ये राम प्रसाद बिस्मिल ने दोस्तों ये नारा दिया था। मारो फिरंगी को ये भाई मंगल पांडे ने कहा था। भाई फिरंगी कौन थे? भाई अंग्रेज जो थे उनको फिरंगी बोला जाता, तो भाई मारो फिरंगी को, तो ये मंगल पांडे ने दोस्तों जो है ये नारा दिया था। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा, श्यामलाल गुप्ता पार्षद है, सभी लोग जानते हैं। 26 जनवरी 15 अगस्त को जो गीत गाते हैं वो वैसे ही गाते हैं, ठीक है। मेरे सिर पर लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजी शासन के ताबूत की कील साबित होगा। मैंने अभी आपको बताया था कि जो लाला लाजपत राय थे इन्होंने कहा था कि साइमन कमीशन वापस जाओ, इन्होंने साइमन कमीशन का विरोध किया था, जिस समय दोस्तों अंग्रेजों के द्वारा इन पर लाठियां बरसाई गई थी, जिससे दोस्तों कुछ दिनों बाद इनकी जो है मौत हो गई थी। तो इन्होंने जब इन पर लाठियां बरसाई थी तो तब इन्होंने एक शब्द कहा था कि मेरे सिर पर लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजी शासन के ताबूत के लिए कील साबित होगा। तो याद रखना ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां से भी क्वेश्चंस निकल के आते हैं। ये होते तो आसान है, लेकिन कभी कभार एग्जामिनर भी क्वेश्चन यहां से पूछ लेता है। चलिएगा भाई आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। अगला है यहाँ पे आपकी कुछ उपाधियां हैं और उनको प्राप्त करने वाले और उनके दाता। दाता यानी कि कौन सी उपाधि को किसने किस उपाधि से किसको जाना जाता है और वो उपाधि किसने दी थी, इस पर भी दोस्तों हम चर्चा करने वाले हैं। जैसे कि नेताजी, नेताजी किसे कहा जाता है? तो आप कहोगे सर ये तो हमें पता है, सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है नेताजी। लेकिन नेताजी को जो उपाधि दी गई थी सुभाष चंद्र बोस को, वो नेताजी दिया किसने था? तो वो थे एडोल्फ हिटलर। एडोल्फ हिटलर ने सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा है, तो इसलिए इनका नाम, इनकी एक उपाधि मिल गई, नेताजी के नाम से हो गए। जैसे कि महात्मा गांधी, अब इनका नाम मोहनदास करमचंद गांधी था, अब इनके नाम के आगे महात्मा किसने लगा दिया? तो आप कहोगे सर वो रविंद्रनाथ टैगोर ने इनको महात्मा की उपाधि दे दी, भाई ये तो महात्मा जी हैं। महात्मा गांधी के साथ साथ राष्ट्र इनको एक और उपाधि मिली है राष्ट्रपिता की, क्योंकि राष्ट्रपिता कौन है? महात्मा गांधी कहे जाते हैं। तो ये उपाधि किसने दी थी? भाई ये उपाधि सुभाष चंद्र बोस ने इन्हें राष्ट्रपिता के रूप में दी थी। अब जैसे कि वल्लभ भाई पटेल, अब ये सरदार इनको बोला गया था। तो सरदार इनको क्यों बोला गया? तो सरदार जो बोला था ये बारदोली की महिलाओं ने इनको बोला था कि सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो इसलिए सरदार कहे जाने लगे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनको भाई दो नाम है, देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अजात शत्रु भी इन्हीं को कहा जाता है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति रहे हैं। तो ये भाई उपाधि महात्मा गांधी ने राजेंद्र प्रसाद जी को दी थी। रविंद्रनाथ टैगोर, इनको गुरुदेव कहा जाता है, गुरु रविंद्रनाथ टैगोर, बोलते हैं ना कि नहीं बोलते? आप कहोगे जी सर बोलते हैं। ये महात्मा गांधी ने रविंद्रनाथ टैगोर को दी थी गुरुदेव के नाम से। देश नायक, देश के जो नायक हैं, देश का जो हीरो है वो कौन? सुभाष चंद्र बोस है। ये उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दोस्तों सुभाष चंद्र बोस को दी थी। मोहम्मद अली जिन्ना, ये दोस्तों आपको पाकिस्तान के जो रहे थे बंटवारे के समय, मोहम्मद अली जिन्ना, ये आपको कायदे आजम के नाम से इन्हें जाना गया, जो कि महात्मा गांधी ने कायदे आजम कहा था, क्योंकि ये कायदे में रहते थे। वो कहते हैं ना कि कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, तो ये कायदे आजम है भाई पाकिस्तान से। ऐसे भाई कुछ भी आप ट्रिक बना लो याद हो जाएगा। विवेकानंद के नाम से भाई देखो स्वामी जी हैं, अभी स्वामी जी के नाम से कहा गया, तो महाराजा खेतड़ी ने इनको विवेकानंद की उपाधि दी थी। और राजा राम मोहन राय, वैसे इनका नाम राम मोहन राय ही था, लेकिन इनको राजा की उपाधि किसने दे दी थी? अकबर द्वितीय ने इनको राजा की उपाधि दी थी, राजा राम मोहन राय को। क्लियर? उम्मीद करते हैं दोस्तों यहां से आप लोगों की विभिन्न उपाधियों के प्राप्तकर्ता और दाता आपको याद हो गए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बस इनको पढ़ लेना। देखो मैं याद करने के लिए आपको कुछ नहीं बोलता हूं, मैं सब यह कहता हूं बस इनको पढ़ लेना अच्छे से, एक बार दो बार तीन बार, जितनी बार पढ़ लोगे उतनी ज्यादा आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, उतनी ज्यादा चीजें आपको याद भी हो जाएंगी। ठीक है,
अब यहाँ से हम पढ़ते हैं भारत में प्रथम महिला, जैसे कि भारत की प्रथम महिला शासिका या मुस्लिम शासिका पूछा जाए या महिला शासिका, तो वो कौन है? वो रजिया सुल्तान है। ठीक है भाई, रजिया सुल्तान। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है भाई? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल है। ये भारत में प्रथम महिला पढ़ रहा हूँ मैं, जो कि आप लोग केवल सुनना है चीज़ों को और वीडियो के लास्ट तक बने रहना है। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है? तो आप सभी को पता है, इंदिरा गांधी हैं। भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो आप कहोगे सर मीरा कुमार है। लोकसभा की प्रथम महिला महासचिव स्नेहलता श्रीवास्तव हैं। भारत की प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री तो राजकुमारी अमृता कौर हैं। राज्यपाल सभी को पता है सरोजिनी नायडू रही हैं, उत्तर प्रदेश की ये प्रथम महिला राज्यपाल रही हैं। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश की रह चुकी हैं, आप सभी को पता होगा। यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? तो वो है रोज मिलियन बैथ्यू है, ये यूपीएससी की रही हैं, संघ लोक सेवा आयोग की। सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश ये मीरा साहिब फातिमा बीबी या फातिमा बीबी भी बोल दो, ये 1989 के समय रही हैं। उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश लीला सेठ रही हैं, जो कि हिमाचल प्रदेश 1991 में रही हैं। देश की प्रथम महिला सत्र न्यायाधीश अन्ना चांडी रही हैं, केरल की। भारत की प्रथम महिला आईएएस, देखो आईएएस और आईपीएस, आईपीएस कौन है भाई? आईपीएस जिसको बोला जाता है यह है किरण बेदी 1972 में। और आईएएस जो आपका जिलाधिकारी होता है आईएएस, ये रही है अन्ना जॉर्ज। ये भारत की प्रथम महिला आईएएस और ये महिला आईपीएस। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला तो वो है मदर टेरेसा। कौन है भाई? मदर टेरेसा। 1979 में इन्हें प्रथम नोबेल पुरस्कार मिला था और ये नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला रही हैं। इसके बाद आता है भाई संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महिला राजदूत, जिसको अम्बेसडर बोला जाता है, राजदूत। तो ये है आपकी विजया लक्ष्मी पंडित, ये राष्ट्रीय संघ की प्रथम महिला राजदूत रही हैं। ओलंपिक में पदक पाने वाली प्रथम महिला सन 2000 में कर्णम मल्लेश्वरी को दोस्तों ओलंपिक में पदक मिला था। प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर एनी बेसेंट है, 1917 में ये प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष रही हैं। भारत में प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला, ये आपके हिंदी में क्वेश्चन है, हिंदी में पूछा जाता है, हिंदी साहित्य का क्वेश्चन है, आशा पूर्णा देवी। अर्जुन पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला है वो है एन लम्सडेन, जिनको हॉकी में 1961 में दिया गया था। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम महिला प्रधानमंत्री पूछा जाए तो आपको श्रीमती इंदिरा गांधी का ही नाम लेना है, 1971 में। अशोक चक्र पाने वाली प्रथम महिला कौन है? तो वो है नीरजा भनोट हैं। ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला कौन है? तो वो है भानु अथैया। इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाली भारतीय महिला आरती साहा हैं। एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने वाली प्रथम महिला सभी को पता है बचेंद्री पाल, 1984 में। एवरेस्ट पर लगातार 2 बार चढ़ने वाली प्रथम महिला है वो है संतोष यादव। ये संतोष यादव जो है ये एक महिला है। मिस वर्ल्ड बनने वाली प्रथम महिला कौन है? तो वह है रीता फारिया, 1966 में। मिस यूनिवर्स बनने वाली प्रथम महिला कौन है? ये है सुष्मिता सेन, 1994 में। वायुसेना में प्रथम महिला पायलट कौन है? तो ये हरिता कौर दयाल रही हैं, एयरफोर्स में पहली महिला पायलट रही हैं। प्रथम महिला लेफ्टिनेंट जनरल जो है वो है पुनीत अरोड़ा हैं। प्रथम महिला एयर वाइस मार्शल जो है ये पी बंदोपाध्याय हैं। कौन भाई? पी बंदोपाध्याय। प्रथम महिला चेयरपर्सन ऑफ इंडियन एयरलाइंस की हैं वो है सुषमा चावला। एशियाई खेलों में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम महिला है वो है कमलजीत संधू। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम महिला पहलवान है वो है विनेश फोगाट। WTA टेनिस टूर्नामेंट जीतने वाली प्रथम महिला है वो है सानिया मिर्जा। कौन है मेरे भाई? आप कहोगे सर वो है सानिया मिर्जा। इसके बाद आते हैं ओलंपिक में मुक्केबाजी, भाई इनको सुपर मॉम मैरी कॉम को जाना जाता है। ये कांस्य पदक जीतने वाली प्रथम महिला है मैरी कॉम, 2012 में लंदन ओलंपिक में इन्होंने जीता था। ओलंपिक महिला कुश्ती में कांस्य पदक जीतने वाली प्रथम महिला रही है साक्षी मलिक, 2016 में रियो ओलंपिक में इन्होंने कांस्य पदक जीता था। ओलंपिक की जिम्नास्टिक प्रतिस्पर्धा के लिए देखो, जिम्नास्टिक का संबंध किसका है? दीपा कर्माकर। मैंने आपको जब गेम्स वाला चैप्टर पढ़ाया था ना, तो उसमें मैंने बताया था दीपा कर्माकर बहुत पूछा जाता है, जिम्नास्टिक से संबंधित है। ये प्रतिस्पर्धा को क्वालिफाई करने वाली प्रथम महिला रही हैं। ओलंपिक बैडमिंटन महिला में रजत पदक जीतने वाली विश्व की बैडमिंटन चैंपियनशिप में महिला एकल का खिताब जीता था पीवी सिंधु ने जीता था। किसने? पीवी सिंधु ने। ओलंपिक बैडमिंटन महिला में कांस्य पदक जीतने वाली प्रथम महिला साइना नेहवाल हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की सदस्य बनने वाली प्रथम भारतीय महिला नीता अंबानी है। इनको भी पढ़ लेना अच्छे से, याद नहीं करना, 2 बार पढ़ लोगे याद हो जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है, रटना नहीं है बिल्कुल भी। 7 प्रमुख सागर तैरकर पार करने वाली, जब 7 सागर की बात होती है तो वहां पर बुला चौधरी का नाम सभी लोग जानते होंगे, बुला चौधरी। ये तो थी भारत की प्रथम महिला। अब हम पढ़ेंगे दोस्तों भारत में प्रथम पुरुष के बारे में।
भारत में प्रथम पुरुष। स्वतंत्र भारत का प्रथम तथा अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल। जब भारत का पूछा जाए तो आपको चक्रवर्ती राजगोपालाचारी बताना है। यदि केवल इतना ही पूछा जाए कि स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर और प्रथम भारतीय गवर्नर जब आ जाए या अंतिम आ जाए तो वहां पर चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। यदि भारतीय और अंतिम शब्द ना आए तो आपको लॉर्ड माउंटबेटन का नाम बताना है। ठीक है भाई, चलिएगा आगे चलते हैं। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक था। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय कौन था? तो वो लॉर्ड कैनिंग था। भारत का अंतिम वायसराय केवल पूछा जाए तो आपको लॉर्ड माउंटबेटन बताना है। भारत का प्रथम राष्ट्रपति तो सभी को पता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति तो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये भाई बच्चों वाले क्वेश्चन है, बच्चों वाले, इन पर ज़्यादा समय हमें वेस्ट नहीं करना है, आगे बढ़ते रहना है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, सभी को पता है। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। आगे चलते, भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सभी लोग जानते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने वाले प्रथम मंत्री कौन थे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी, 1950 में। प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? भी जनरल मानिक शाह थे, भाई सभी लोग जानते होंगे। भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जेकोनिया। लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष जीवी मावलंकर, जिनको गणेश वासुदेव मावलंकर के नाम से जाना जाता है। भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त हैं सुकुमार सेन। स्वतंत्र भारत में जन्मे 29 सितंबर 1947 को भारत के प्रथम न्यायाधीश ये थे न्यायमूर्ति सरोज होमी कपाड़िया। इनको न्यायमूर्ति एच.एम. कपाड़िया के नाम से, इनको एस.एच. कपाड़िया के नाम से भी जाना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश अध्यक्ष डॉक्टर नागेंद्र सिंह हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष जो हैं वो हैं विमोश चंद्र बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय रविंद्रनाथ ठाकुर, जिनको गुरुदेव की उपाधि दी गई थी। भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता हैं जो कि सर सी.वी. रमन, इनको भौतिकी के लिए दिया गया था। रेमन मैग्सेसे अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय आचार्य विनोबा भावे। भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। भारत रत्न से सम्मानित प्राप्त प्रथम विदेशी नागरिक थे वे खान अब्दुल गफ्फार खान। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन है? तो वो हैं आपके जी शंकर कुरुप। ये आपके हिंदी साहित्य का भी क्वेश्चन है, तो याद रखना हिंदी में भी पूछा जा सकता है। आगे चलते हैं, भारत में सर्वाधिक बड़ा, लंबा एवं ऊंचा, ये हम पढ़ेंगे दोस्तों भारत के सर्वाधिक बड़े, लंबे, ऊंचे के बारे में। जैसे कि भारत का सर्वोच्च शौर्य सम्मान कौन सा है? तो वो आता है परमवीर चक्र, जो कि 1954 में शुरुआत हुई थी, और भारत रत्न की भी शुरुआत 1954 में ही हुई थी। ये भारत का सर्वोच्च सम्मान है, भारत रत्न। ठीक है, इन दोनों को याद कर लेना, इनकी शुरुआत कब हुई थी। सबसे लंबा सड़क पुल कौन है? तो आपको सर भूपेन हजारिका सेतु हो जाएगा। भूपेन हजारिका सेतु भारत का सबसे लंबा सड़क पुल है। सबसे बड़ा लीवर पुल है तो वह हावड़ा ब्रिज कोलकाता। सबसे लंबा बांध है जो कि 26 किलोमीटर तक है, वो आपका हीराकुंड बांध है। कहाँ पर स्थित है? तो आप कहोगे सर उड़ीसा में स्थित है। भारत का सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है वो है थार का रेगिस्तान, जिसको थार का मरुस्थल कहा जाता है, जो कि राजस्थान में स्थित है। क्लियर? चलते हैं अपने अंतिम पॉइंट पर। सबसे ऊंची मूर्ति, भाई देखो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की जो मूर्ति है ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है, जो कि आपके गुजरात में स्थित है। और कितनी ऊंची मीटर है? तो आपको सर 182 मीटर की मूर्ति है सरदार वल्लभ भाई पटेल की, जिसको स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के नाम से जाना जाता है। सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? तो आप सभी जानते हैं, तो सबसे ऊंची मीनार कुतुब मीनार है, दिल्ली में है। सबसे ऊंचा दरवाजा बुलंद दरवाजा। सबसे बड़ा गुंबज तो गोल गुंबज, ये आपका कहाँ पर है? तो आपको सर ये बीजापुर में है। गोल गुंबज कहाँ पर है भाई? आपको सर ये बीजापुर में स्थित है। सबसे बड़ा गुरुद्वारा ये स्वर्ण मंदिर अमृतसर पंजाब में स्थित है। भाई ये बहुत आसान आसान क्वेश्चन है, आप कहोगे सर इतनी फास्ट क्यों पढ़ा रहे हो? तो भाई इतनी फास्ट नहीं पढ़ाएं तो भाई क्या करें? भाई इतने आसान आसान पॉइंट हैं, इनमें स्लो नहीं चलना है, इनमें फास्ट ही चलना है भाई, इनमें ज़्यादा समय नहीं देना, बस पढ़ते जाना है, चीज़ें आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएंगी। सबसे बड़ा गुरुद्वारा स्वर्ण मंदिर अमृतसर। सबसे बड़ा गिरजाघर ये सेंट कैथेड्रल है, जो कि आपके गोवा में स्थित है। सबसे बड़ा पशुओं का मेला सोनपुर बिहार में लगता है भाई। सबसे लंबा रेल मार्ग है डिब्रूगढ़ टू कन्याकुमारी, डिब्रूगढ़ टू कन्याकुमारी है। सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है वो आपका मुंबई महाराष्ट्र है, अभी मैंने आपको बंदरगाह में भी बताया था। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है वो आपका NH 44 है 44। सबसे लंबी नदी और सबसे पवित्र नदी गंगा नदी है भाई। सबसे लंबी नहर यदि पूछी जाएगी तो इंदिरा गांधी नहर बताना है, राजस्थान में। सर्वाधिक वर्षा का स्थान है मासेन राम, जो कि मेघालय है। सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल वो आपका सियाचिन ग्लेशियर है। मैं आपको भारत के प्रमुख ग्लेशियर के बारे में भी बता चुका हूं कि कौन सा ग्लेशियर कहां पर स्थित है।
सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है वो आपका हुबली रेलवे स्टेशन कर्नाटक में स्थित है, जो कि 1507 मीटर है। ये सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है। सबसे अधिक आबादी वाला शहर की बात करता हूं तो वो मुंबई महाराष्ट्र है। सर्वाधिक शहरी क्षेत्रों की मैं बात करता हूं तो उसमें राजस्थान आता है। सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है तो वो आपका है गुजरात। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है तो वो आपकी बुलर झील है, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। खारे पानी की सबसे बड़ी झील है वो चिल्का झील है, जो कि उड़ीसा में स्थित है। ये आपकी खारे पानी की झील हो जाएगी। आगे चलते हैं भाई। सबसे बड़ी कृत्रिम झील है तो वो है गोविंद वल्लभ पंत सागर। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी को कहा जाता है। सबसे लंबा समुद्री तट मैरियाना ट्रेंच बीच चेन्नई में है। सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली नदी को हम कोसी नदी कहते हैं। डेल्टा ना बनाने वाली सबसे बड़ी नदी है वो आपकी नर्मदा नदी और तापी नदी, ये डेल्टा नहीं बनाती हैं। सबसे बड़ी नदी द्वीप कौन है तो वो आपका माजुली नदी द्वीप है, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पर असम में बना हुआ है। सबसे पहला क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि माजुली द्वीप नदी द्वीप जो है किस नदी पर बना हुआ है तो ब्रह्मपुत्र नदी पर। कहाँ पर? असम में। ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अब हम पढ़ते हैं दोस्तों विश्व में प्रथम। विश्व का जो सबसे पहला धर्म है तो वो है आपका एकमात्र धर्म, सिर्फ और सिर्फ सनातन धर्म। विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय तक्षशिला विश्वविद्यालय 820 रहा है। एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति तेंजिंग नोर्गे नेपाल के व सर एडमंड हिलेरी न्यूजीलैंड के। अंतरिक्ष में पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति मेजर यूरी गागरिन है, जो कि रूस के रहे हैं। चंद्रमा पर उतरने वाले प्रथम व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग, साथ में उनके एडविन एल्ड्रिन भी गए थे, लेकिन इन्होंने सबसे पहले कदम रखा था नील आर्मस्ट्रांग ने, जो कि यूएसए से थे। संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम महिला सभापति हैं वो हैं विजया लक्ष्मी पंडित हैं। सिविल सेवा प्रतियोगिता शुरू करने वाला पहला देश था चाइना। संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति कौन था तो अब वो था जॉर्ज वाशिंगटन था। ब्रिटेन के प्रथम प्रधानमंत्री रॉबर्ट वॉलपोल थे। इंग्लैंड की प्रथम महिला प्रधानमंत्री, ये बहुत पूछा जाता है, मार्गरेट थ्रेचर थी। कौन थे भाई? मार्गरेट थ्रेचर। आगे चलते हैं भाई। आगे चलते हैं कि विश्व में किसी देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री तो वो है श्री भंडारनायके, एस भंडारनायके, श्रीलंका की हैं। किसी मुस्लिम देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री, जो मुस्लिम देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री रही वो है बेनजीर भुट्टो, जो कि पाकिस्तान की रही हैं। और पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल थे मोहम्मद अली जिन्ना। कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना, जिनको कायदे आजम कहा जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रथम महासचिव कौन था तो त्रिगवेली नार्वे। संविधान निर्माण करने वाला प्रथम देश वो था यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। चंद्रमा पर मानव भेजने वाला पहला देश वो भी अमेरिका ही था, क्योंकि अमेरिका से ही नील आर्मस्ट्रांग और एडविन एल्ड्रिन गए थे। आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन करने वाला प्रथम देश, मैंने क्या बोला था, ओलंपिक एयरवेज जो लाइन है ये यूनान की ही एक हवाई कंपनी है, एरोनॉटिक्स कंपनी है। और जो आधुनिक ओलंपिक खेल का जो आयोजन भी कहाँ से हुआ था, ये यूनान से ही हुआ था। और ओलंपिक एयरवेज ये यूनान की ही एक एयरलाइंस है। प्रथम नगर जिस पर परमाणु बम गिराया था यूएसए के द्वारा गिराया गया था, हिरोशिमा और नागासाकी पर गिरा था। सबसे पहले हिरोशिमा पर, उसके कुछ दिनों बाद नागासाकी पर। पृथ्वी का मानचित्र बनाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? वो है एनेक्सी मेंडर, जिसने भाई पृथ्वी का मानचित्र तैयार किया था। वो कौन था? एनेक्सी मेंडर। इसके बाद आती हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं। कौन सी देश की सीमा किस देश से लगी हुई है? जैसे कि रेड क्लिफ रेखा, ये भारत और पाकिस्तान के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है। डूरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के देश के बीच की सीमा रेखा है। मैकमोहन रेखा भारत और चाइना के बीच की रेखा को मैकमोहन कहा जाता है। ये पढ़ लेना अच्छे से, एग्जाम में पूछा जाता है। मैगीनोट रेखा ये आपके जर्मनी और फ्रांस के बीच की रेखा है। हिंडनबर्ग जर्मनी और पोलैंड के बीच की रेखा है। 38वीं समानांतर रेखा उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया की रेखा है। मैन रहीम रेखा ये आपके रूस और फिनलैंड की है रेखा को कहा जाता है। 49वीं समानांतर रेखा संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच की रेखा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को 49वीं समानांतर रेखा कहा जाता है। क्लियर? उम्मीद करते हैं यहाँ तक के पॉइंट क्लियर हो गए। अब इसके बाद आता है दोस्तों हमारा अंतिम और लास्ट पॉइंट है, ये भारत के प्रमुख पुल। इनको एक बार देख लो अच्छे से, और इसके बाद ये बुक आज से हमारी कंप्लीट होती है। और आज से आपकी जीके जीएस ऑल बुक पेज बाय पेज कंप्लीट हो जाएगी। भारत के प्रमुख पुल, इनको भी पढ़ लेना अच्छे से, इनकी लंबाइयों के बारे में, इनके निर्माण, इनके स्थान के बारे में। जैसे कि इसमें आपको क्या क्या याद करना मैं आपको बता दूं। इसका निर्माण वर्ष याद कर लेना, कौन से राज्य जुड़ते हैं और ये कहाँ पर स्थित है, बस इतना याद कर लेना। ठीक है, लंबाई 1-2 की याद कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। डॉक्टर भूपेन हजारिका ब्रिज, ये इंपॉर्टेंट है, जिसकी लंबाई 9.15 किलोमीटर है। 2017 में इसका निर्माण किया गया था और इसको असम और अरुणाचल प्रदेश के द्वारा जोड़ा गया था। और ये स्थान आपके लोहित नदी तिनुसुकिया असम में स्थित है। दिबांग रिवर ब्रिज ये आपका 6.2 किलोमीटर लंबा है
और इसका निर्माण 2018 में हुआ था। अरुणाचल प्रदेश में इसको जोड़ा गया था दिबांग रेव स्थान पर। महात्मा गांधी सेतु 5.75 किलोमीटर 1982 में निर्माण हुआ। दक्षिण पटना से हाजीपुर तक गंगा पटना और बिहार के स्थान में स्थित है। बांद्रा वर्ली सी लिंक, ये तो खैर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बांद्रा से वर्ली है, दक्षिण मुंबई में स्थित है। माहिम मुंबई स्थान पर इसको जोड़ा गया था। बोगीवली, इसको इंपॉर्टेंट लगा लेना भाई, 4.94 किलोमीटर 2018 में दोस्तों इसको निर्माण किया गया धेमाजी से डिब्रूगढ़, ब्रह्मपुत्र नदी पर बना हुआ है। विक्रमशिला सेतु, इसको याद कर लेना भाई, 4.7 किलोमीटर 2001 में इसका निर्माण किया गया भागलपुर से नौगछिया गंगा भागलपुर बिहार के लिए। वेवनाड इंपॉर्टेंट लगा लेना, रेल ब्रिज है ये आपका, 4.62 किलोमीटर 2011 में इसका निर्माण किया था। एड़ापल्ली से वलारपदम वेबनाड झील कोच्चि केरल। वेबनाड कहाँ पर आता है? वेबनाड कोच्चि केरल में ही पड़ता है। दीघा सोनपुर, सोनपुर तो भाई आपका ये बिहार साइड चला जाता है, तो ये बिहार में ही आ गया। सोनपुर पशु मेला भी बिहार में ही लगता है, तो सोनपुर पटना दीघा ये आपके बिहारी राज्य हो जाएंगे। आरा छपरा, छपरा जिला कहाँ पड़ता है? ये भी बिहार में ही पड़ता है छपरा, तो 4.35 किलोमीटर। तो ये देखो छपरा बिहार में पड़ता है तो ऐसे याद हो गया है ना, आरा से छपरा। आरा छपरा कहाँ पर है? बिहार में स्थित है, बस याद हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। गोदावरी, गोदावरी भैया आपका कहाँ पर हो जाएगा? आंध्र प्रदेश में पड़ जाती है। गोदावरी ब्रिज 4.13 किलोमीटर है, 2015 में इसका निर्माण हुआ था। कोब्बू से राजमुंद्री, और राजमुंद्री आंध्र प्रदेश तमिलनाडु दक्षिण भारत की ओर, तो गोदावरी नदी राजमुंद्री और आंध्र प्रदेश। ठीक है भाई, तो ये आपके लिए हो जाएंगे। तो ये थे भारत के प्रमुख पुल, जिनमें से आपको 2-4 पॉइंट अच्छे से याद कर लेने हैं बस। तो उम्मीद करते हैं आज का सेशन आपको ताबड़तोड़ अच्छे से प्रैक्टिस हुई, और लगभग 1 घंटे की क्लास में हमने फास्ट तरीके से इसका रिवीजन किया। और आज से आपकी ये चैप्टर जो है, ये स्टैटिक जीके ऑल बुक कंप्लीट होती है। तो आज से आपकी इस बुक में जो आपके टोटल पेज थे वो 150 पेज थे, और इस 150 पेजों की बुक को आज हमने पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। अब आज से आपकी जो रात को 8 बजे वाली क्लास होती थी, अब उसको आपको नहीं देखना है, केवल आपको रिवीजन करना है। ठीक है, अब आपको जब भी समय मिले, जो हमारी टोटल क्लासें हो चुकी हैं, जितने भी वीडियो हो चुके हैं, उनका समय समय पर 1.5 गुनी 2 गुनी स्पीड में वीडियो को लगा लिया करो। अब रिवीजन करना है आपको। ठीक है, अब आप लोगों के लिए क्या करेंगे, 2-3 बुक और जल्दी कंप्लीट हो जाएं, जैसे कि मैथ, जैसे आपके रीजनिंग है और हिंदी है। जैसी वो कंप्लीट हो जाएगी, फिर आपके प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर देंगे, जीके का और मैथ का। मैं केवल 2 प्रैक्टिस सेट कराऊंगा, मैथ और जीके का। ठीक है भाई, तो चलिएगा दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही रखेंगे। तो हमारी आज से ये बुक हो जाती है कंप्लीट। तो अंतिम क्लास थी, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो अच्छा लगा हो, कंटेंट समझ में आया हो, और बुक तो भाई कंप्लीट करा दी है। तो भाई सभी लोग अपना रिस्पॉन्स जरूर दीजिएगा, जो भी रिस्पॉन्स हो आप लोगों का बुक कंप्लीट कराने के लिए। तो चलिएगा दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट डे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।